जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। और यह कोट है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी का। और इसमें उन्होंने कहा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो देखिए, सन को हम लोग देखते हैं कि वह पूरी पृथ्वी पर या विभिन्न सेलेस्टियल बॉडी पे उसका प्रकाश जाता है और जिसके कारण वह सेलेस्टियल बॉडी में प्रकाश फैलता है। जैसे आप जानते हैं, सूर्य की वजह से ही हमारा पृथ्वी प्रकाशमान होता है और भी जो भी विभिन्न ग्रह और उपग्रह हैं वहाँ भी प्रकाश सूर्य की वजह से ही जाता है। तो अगर सूर्य की बात करें तो उसमें इतनी ज्वाला है, इतनी अग्नि है या इतना हीट है कि जिसके कारण वह धधक धधक कर जल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में, अपने परिवेश में, अपने समाज में प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से जलना होगा, उन चीज़ों को देखना होगा साथ में, जिस तरह से सूरज जलता है। ठीक है, अब हम लोग आज के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी वाले सेगमेंट को देखेंगे और आप जानते हैं त्रिरत्न सीरीज के अंतर्गत हमारा चल रहा है जिसमें 3 बुक का कंपाइलेशन किया गया है। एक घटना चक्र, दूसरा है हमारा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक और तीसरा है क्राउन का ऑब्जेक्टिव बुक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घटना चक्र पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग लुसेंट पढ़ते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमने एक जगह एकत्रित करके एक ही में कंपाइल करके ला दिया है, जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन आंसर के ज़रिए आप इन सारी चीज़ों को एकदम क्विकली वे में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के सीरीज़ में भी हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे 30 से 35 मिनट के अंतर्गत। और इसमें 50 क्वेश्चन तो देखिए डायरेक्ट वे में बताया गया है, जबकि उसके डिस्कशन में जाएंगे तो लगभग आपका 100 प्लस क्वेश्चन कवर हो रहा है लगभग 30 मिनट के अंतर्गत। और सारे क्वेश्चन आप जानते हैं कि इन तीनों बुक का अगर कंपाइलेशन है तो ये सीरीज़ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको निरंतर इसका अपडेट मिलता रहे। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं सीरीज़ को। और पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का पहले प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज़ और कि देखिए, हमने प्रीवियस जो लेक्चर डाले थे वह उसमें कुछ अगर दिक्कतें रह गई या जो भी कुछ रह गया था, आप लोग हमें आवश्यक सुझाव के ज़रिए, मतलब कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें सलाह दें, जिसके ज़रिए अब आने वाले लेक्चर में हम उसको और अच्छे से संशोधित करके फिर से उसे डाल सकें। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह मेयर ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर इतना ही ज़्यादा जानना है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, तो ये मेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करने वाला ऊतक जो होता है उसे एपिथेलियम ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। देखिए, अब क्या है कि जंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं और जंतु के शरीर को ढकने के लिए या बाहरी तौर पे जो उन्हें रक्षा प्रदान करता है वह कहीं ना कहीं हमारा एपिथेलियम ऊतक करता है। ठीक है, और ऊतक एपिथेलियम ऊतक है इसका नाम। और एपिथेलियम ऊतक क्या है, शरीर के अंदर बहुत सारे जो अंग होते हैं या फिर जो गुहिका होते हैं उसको ये ढक कर रखते हैं एपिथेलियम ऊतक, और भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का भी निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो घाव भरने में भी सहायक होता है एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो शरीर को गर्म रखने के लिए वसामय ऊतक या फैटी टिश्यू बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में फैट की कमी है तो आपको सर्दी ज़्यादा लगता है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो सेबेसियस ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। जो भी मैमल्स होते हैं, जो भी
स्तनधारी प्राणी होते हैं उनकी त्वचा के डर्मिस में यानी ऊपरी सतह में सेवियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पर मोटी होती है सबसे? तो ये तलवा पे सबसे ज़्यादा मोटी होती है, मतलब पैर का जो तलवा होता है, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है। और इसीलिए हम कहीं चलते हैं, अगर खाली पैर भी चल रहे हैं तो वो कटता फटता कुछ नहीं है। जबकि शरीर के और किसी अंगों के द्वारा आप हाथ से चलने का कोशिश करेंगे या फिर किसी केहूनी से या किसी चीज़ से, तो वो छिलने का कटने का डर रहता है। ठीक है, तो तलवा पे ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, त्वचा हमारी बॉडी की मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है, कौन करती है लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित? तो यह करती है आंसू या अश्रु ग्रंथियां जिसे कहा जाता है, या लैक्रिमल ग्लैंड कहा जाता है, प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण पर स्थित होती है, जो जल सदृश मतलब जल के भांति होती है और द्रव स्रावित करती रहती हैं, जिसे आंसू या टीयर्स कहते हैं। यह धूल, जीवाणु आदि से हमारी आंखों की रक्षा भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो बुढ़ापे में त्वचा में जो झुर्रियां पड़ती है वह उपचर्मीय स्तर में लचीलेपन कम होने के कारण होता है। ठीक है, जैसे उपचर्मीय मतलब जो चमड़ा होता है उसके अंदर वाले स्तर में फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में उम्र के साथ झुर्रियां पड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र वाली कोशिका। तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, वह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका है और तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण भ्रूणीय न्यूरोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है और सर्वाधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन्स है, या न्यूरॉन जिसे कहते हैं। न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन, और तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका जिसे अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है, वह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदना का चालन शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन, जैसे अगर किसी ने हमारे हाथ पे टच किया या पैर पे टच किया या सर पे टच किया, तो उसका जो सेंसिटिविटी होती है हमारी बॉडी में, अनुभव जो होता है हमें, वह तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है या तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। और इसी के द्वारा सूचना, जैसे हमारे पैर पे चोट लगी या हाथ पे किसी ने टच किया या सर पे किसी ने टच किया, तो वह हमारे माइंड को सूचना पहुंचता है तंत्रिका कोशिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, किसे जोड़ती है लिगामेंट? तो लिगामेंट जो होता है वह अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। ठीक है, लिगामेंट अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है वह फैटी टिश्यू का बना होता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि ऊंट को बहुत कम सर्दी लगता है, या ऊंट बहुत दिनों तक खाकर बिना खाए भी रह सकता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊंट का कुबड़ किस वसा में ऊतक का बना होता है। तो वसा दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर तथा एडिपोस, और इसी से बना होता है ऊंट का कुबड़, जिसके कारण उसे बहुत दिनों तक भूख नहीं लगता या वह बिना खाए भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा वसा ऊतक के अधिकता के कारण होता है, और इसीलिए कोई व्यक्ति का अगर फैटी टिश्यू बढ़ जाता है तो वो आदमी मोटा हो जाता है। और मोटापा शरीर में अत्यधिक वसा के जमने के कारण उत्पन्न होने वाला विकार है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। तथा मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन ऊतक का उदाहरण है?
तो उत्तक का उदाहरण है, जैसे हम रक्त को देख लेते हैं, जबकि ये सारे एक अलग अलग अंग हैं। रक्त की बात करें तो रक्त, या जिसे हम ब्लड कहते हैं, एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। और संयोजी उत्तक शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़े रखने का कार्य करता है। जैसे आप जानते हैं रक्त भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है। हमारे चमड़े जो होते हैं वह भी एक प्रकार के उत्तक हैं, क्योंकि ये भी एक लोकेशन को दूसरे बॉडी पार्ट को दूसरे से जोड़कर रखता है। हड्डियां भी वैसी ही है, ठीक है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है रक्त। और संयोजी उत्तकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना होता है, मतलब जोड़ना होता है। अंगों को आच्छादित करना तथा इन्हें सही स्थान पर रखना भी इनका कार्य है। और प्राणियों में संयोजी उत्तक के मुख्य घटक में कोलेजन नामक प्रोटीन होता है, मतलब जो जोड़ने वाली, अंग को जोड़ने वाली जो टिश्यू होता है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियोप्सी संबंधित है किससे? तो बियोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने के लिए, मतलब परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने के लिए बियोप्सी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। मास्ट मास्ट कोशिकाएं, या जिसे हम गोल या अंडाकार सी होती है, इसकी संरचना देखें तो मास्ट या गोलिकाएं या गोल अंडाकार सी होती है और ये संयोजी उत्तक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो हैवर्सियन तंत्र स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है, मतलब जो भी मैमल्स होते हैं उनके अस्थियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है उसे प्लूरा कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो फेफड़ा होता है उसको एक आवरण की आवश्यकता पड़ती है और उसी को ढकने वाले आवरण को हम क्या कहते हैं? तो ये प्लूरा कहते हैं, जिसे साइंस की भाषा में प्लूरा कहते हैं, ढकने वाले आवरण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो हमारे बॉडी में जो दांत होते हैं वह डेंटाइन से बने होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का जो शिखर होता है, जो नुकीला भाग होता है, वह एनिमल का बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं दांत या दंत या टूथ एनिमल। रीढ़धारियों के दांत के निर्माता मुख्य 4 प्रकार के उत्तकों में से एक है। दंत निर्माता अन्य 3 प्रकार के उत्तक हैं, जैसे डेंटिन, सीमेंटम या दंत फ्लक या डेंटल फ्लक। मानव शरीर में यह सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभि रज्जु क्या है? तो नाभि रज्जु एक प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है। प्रौढ़ मतलब पुराना और एक जोड़ने वाला टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं? तो किसी भी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या टिश्यू की मौत को नेक्रासिस कहते हैं। नेक्रासिस में क्या होता है कि इसमें अप्राकृतिक कारणों से, जैसे किसी रोग या किसी अंग के दबाव देने के कारण ऑर्गन फेल्योर की स्थिति में मरने वाली कोशिकाओं की प्रक्रिया को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक के नर, खुर और सींग के बने होते हैं? मतलब किस उत्तक के या किस टिश्यू से नख, खुर जो पैर का खुर होता है और नाखून होता है, और सींग, ये तीनों बना होता है। ये तीनों कठोर होता है और ये केराटिन का बना होता है। आप जानते हैं हमारे बाल जो बने होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं केराटिन पाया जाता है। तो केराटिन से ही क्या बना होता है? हमारा नाखून, खुर जानवर का और जानवर का सींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर या आर्यक कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? तो आरएच फैक्टर ने जो अपना नाम लिया था वह बंदर से लिया था, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करें डिटेल में तो लैंडस्टीनर और वेनर ने 1940 में, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने रीसस नामक बंदर की प्रजाति के रक्त में
RH या RH फैक्टर का खोज किया था, और फैक्टर की खोज करने के बाद इसी कारण इसका नाम रिसस या RH फैक्टर पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? तो वह तंत्रिका में नहीं होता है, क्योंकि मानव का अगर जन्म हो गया तो उसके तंत्रिका का विभाजन नहीं होता है फिर बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत क्या होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है, और प्लाज्मा जलीनुमा पदार्थ होता है। अभी आप कोविड के दौर में देखे होंगे कि प्लाज्मा का डोनेशन भी चल रहा था बहुतायत मात्रा में, और प्लाज्मा ऊतक का आधारभूत पदार्थ होता है जो कि तरल हल्के पीले रंग का स्वच्छ निर्जीव पदार्थ है। तो इसमें ध्यान रखेंगे किस तरह का है, हल्के पीले रंग का तरल है और स्वच्छ एवं निर्जीव पदार्थ है। रुधिर का या रक्त का 55 से 60% भाग यह बनाता है, जो शरीर के कुल भार का लगभग 5% होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है और शेष 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त की बात करें तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, और प्रत्येक अंग में रक्त पाया जाता है, और संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन या जोड़ना होता है। अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना, और प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक में कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ से दूसरा चैप्टर जेनेटिक्स शुरू हो रहा है। हमने सोचा कि उसमें भी बहुत कम क्वेश्चन है कुल मिला करके, तो इसे यहीं पे कंपाइल करके हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। उधर आपके लगभग 30 क्वेश्चन रहे और इधर भी 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आनुवांशिकता के जनक कौन है? सबसे पहले हमसे पूछा गया कि आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो यह मेंडल है। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है या जेनेटिक्स का जनक माना जाता है। और जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी या हेरिडिटी तथा जीवों की विविधताओं या वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी की इकाइयां क्या है? तो आनुवांशिकी की इकाइयां जीन होती हैं। जीन की बात करें तो यह जीन आनुवांशिकता की इकाई होती है, और यह शरीर की मूलभूत इकाई भी कहलाती है। यदि इसी में हमारी आनुवांशिकता विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, या फिर आँखों का रंग कैसा होगा, या क्या होगा, हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है जो हमारे पूर्वजों को रही है, यह सारे चीज़ों की जानकारी हमें कोशिका के केंद्र में मौजूद जिस तत्व में रहती है उसे ही DNA कहते हैं। किसी को गाली देते हैं बहुत सारे लोग, तो कहते थे तुम्हारा DNA ही खराब है। तो ये सारा चीज़ तो खैर जानते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं? तो जीनों का संदर्भ गुणसूत्रों में से होता है, और गुणसूत्र में ही जीन पाए जाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप जानते हैं सेल से क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, तो क्रोमोसोम बनता है। और गुणसूत्रों पर डीएनए बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीन की बात करें तो जीन वंशाणु या पैतृक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन क्या है? तो जीन एक डीएनए का एक भाग होता है, और डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना होती है, और उसी का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जीन की बात करें डीएनए की, तो इस तरह से होता है द्विकुंडलित संरचना, इसमें बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसी में क्या है कि डीएनए की बनी एक संरचना होती है जीन, जो अति सूक्ष्म रचनाएं को आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीन वंशाणु या पैतृक कहलाती हैं। जैसे हमने बताया कि पूर्वजों के जो भी गुण होते हैं
वह कहीं ना कहीं आने वाली आगामी पीढ़ी में वह ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसका पता कैसे चलता है? जीन के द्वारा या डीएनए के द्वारा। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले थे उनका नाम था खुराना, हरगोविंद खुराना। सबसे पहले हरगोविंद खुराना जी थे, जिन्होंने तितोरियो या ग्लासमेला तथा हास वान सांदे जो नॉर्वे के रिवेल क्लेप के साथ मिलकर कृत्रिम उपायों से प्रयोगशाला में जीन की इकाई या जीन बनाने में सफल हुए। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण एक जटिल समस्या रही है और इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक अपना कार्य 1965 से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन का एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो एक जीन का एंजाइम सिद्धांत जो दिया था वह बीडल एवं टैटम ने दिया था। तो बीडल और टैटम जो थे वह एक जीन या एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था उन्होंने। अब यहाँ पे फिर रिपीट किया गया है कि द वन जीन वन एंजाइम hypothesis is the ideal that gene act through the production of enzyme, with each gene responsible for production a simple enzyme. That term affects a single step, a metabolic pathway. The concept was proposed by George Baddeley and Edward Tatton in an influence 1941 paper on genetic mutation in the mold Neuropora crassa, and subsequently was dubbed in one gene one enzyme hypothesis by their collaborator Norman Horjoby। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन को व्यक्त किया जा सकता है। तो जीन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो आनुवांशिकता की इकाई के रूप में बिल्कुल किया जा सकता है। डीएनए का एक भाग है छोटा सा, ये भी है। उत्परिवर्तन की इकाई है, ये भी है। और तो इस तरह से तीनों जो ऑप्शन दिए गए हमारे पास सारे के सारे सही हैं। जिनकी बात करें तो वह आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी एक अति सूक्ष्म रचनाएं हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। यह जीन या पैतृक जीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक जोहानसन है। ठीक है, जो भी वर्तमान में हम जीन देखते हैं तो उसका वर्तमान नाम देने वाले व्यक्ति हैं जोहानसन या जॉनसन। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए जो है वह कोशिका में पाया जाने वाला एक आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें आनुवांशिक कूट निबद्ध रहता है और डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। और डबल हेलिक्स मॉडल पहले बताया था डीएनए इस तरह से है, फिर इसमें डबल हेलिक्स मॉडल इस तरह से दिया। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और इसी के एक छोटे से पार्ट को अगर सीजर से काट लें यहाँ से यहाँ के भाग को, तो इतनी दूर को अगर काट करके अलग कर दें तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो डीएनए ये पूरा हो गया हेलिक्स वाला डबल हेलिक्स, और सिंगल एक छोटा सा पार्ट कर निकाल दे काट करके इससे, तो वो जीन कहलाता है। जेम्स डी वाटसन एक अमेरिकन जीव वैज्ञानिक या जीवाणु वैज्ञानिक है जिन्होंने वे डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए की बनावट का पता करने के लिए जाने जाते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस ब्लिंकिंस को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है?
तो वह गुणसूत्रों के द्वारा या क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित होती है। और गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण कर उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, वह जीन या वंशाणु या पैतृक कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है। तो यह आनुवांशिकता अगर अलग होगा, जीन अगर अलग अलग होगा तो भी नहीं होगा, और क्रोमोसोम अलग अलग होगा तो भी नहीं होगा। और अगर वातावरण कोई हिमालय पे पैदा हुआ है या उसकी मदर जब प्रेग्नेंट थी तो वह हिमालय पे जाकर रह गई हैं, और कोई सामान्य तौर पे कहीं भी रह गया हो, तो दोनों में अंतर पाया जा सकता है। इसीलिए कि एक माता पिता के दोनों संतानों का रूप, रंग, हर कुछ अलग अलग होता है। तो इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, 23 जोड़ी या 46 होती है संख्या उसकी। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में यह द्विगुणित यानी 2n की स्थिति में है, और इन 46 गुणसूत्रों में 23 पिता के शुक्राणु से आते हैं, जबकि 23 माता से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है। तो पुरुष में यह आवश्यक है कि XY फॉर्म में होना चाहिए, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका एक से XX आता है, XX आता है, और इसी के संयोजन से XX और Y बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था, या 46 होता है या 23 जोड़ी होता है, 23 जोड़ी। अब यहाँ पे बताया गया डिटेल में कि मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर महिलाओं में और 23 पुरुषों के होते हैं। तो पर पुरुषों में 23 जोड़ा अलग अलग होता है। मतलब महिलाओं का जो 23 पेयर होता है, 23 होता है, वह तो होता है XX के फॉर्म में। ठीक है। लेकिन जो पुरुषों का होता है वह X और Y के फॉर्म में होता है। इसीलिए क्या होता है, 23 जोड़े के आकार में भिन्नता पाई जाती है, और इसके लिए पुरुष उत्तरदायी होता है। तो अगर किसी महिला को अगर मेल बच्चा नहीं हो रहा है या फीमेल बच्चा हो रहा है, तो उसके लिए केवल और केवल पुरुष जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं कि फीमेल कोई जिम्मेदार होती है। ठीक है। लेकिन आप आमतौर पे हमारे समाज में ये टैबू है कि जो महिलाओं की वजह से ही उसको पुरुष बच्चा या बालक पैदा नहीं होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें पूरा दोष होता है पुरुषों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो मनुष्य में नर गुणसूत्र का जो सम्मिश्रण होता है वह X और Y के फॉर्म में होता है, जबकि फीमेल की बात करें तो वह XX के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो वह पिता के गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। अब देखिए फिर से डिटेल में बताया गया कि औरत के पास तो केवल XX गुणसूत्र मौजूद होता है, जबकि आदमी के पास X और Y दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अगर आदमी का X और औरत का X गुणसूत्र मिल जाए तो लड़का पैदा होता है, और अगर महिला का X और आदमी का Y गुणसूत्र मिल जाए तो लड़की पैदा होती है। इसलिए प्राकृतिक रूप से लिंग निर्धारण में केवल आदमी या केवल मैन की भूमिका होती है, वुमेन की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो यह 22 जोड़ी होती है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो वह पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने के कारण बच्चे में जो बच्चा होता है, बेबी बॉर्न होता है, वह Y होगा। ठीक है। तो पुरुष का Y और स्त्री का X होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक लिंग का संलग्न रोग है। तो हम देखते हैं कि वर्णांधता जिसे कहते हैं, वह जिसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वह पारंपरिक रोग है जो
परंपरा आधारित उनके पूर्वजों को अगर होगा तो फिर उनके बच्चे को हो सकता है, उनके बच्चे को हो सकता है, मतलब ऐसे हो सकता है। तो वर्णांधता ऐसा रोग है। वर्णांधता या जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वह आंखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसकी रंगबोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों से या रंगबोध की शक्ति से कम होती है। रोग जन्म से हो सकता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। जब हो सकता है जन्म से ही हो या कुछ दिनों बाद भी हो सकता है, या ज़्यादातर मामलों में इस समस्या के लिए आनुवंशिक कारक ही जिम्मेदार होते हैं जो कि जन्म के साथ दिखने लगते हैं। और रंगों को पहचानने के लिए 3 प्रकार के कोण होते हैं, जैसे लाल, हरा और नीला। ये तीनों अगर जन्म के समय इन तीनों में किसी एक प्रकार के कोण की कमी हो गई तो रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है। और आप जानते हैं जो फेसबुक के सीईओ हैं जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, उनके अंदर भी ये बीमारी कलर ब्लाइंडनेस वाली है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने फेसबुक का रंग ब्लू रखा है और साथ में उन्होंने जो वो टी शर्ट पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उसका भी कलर ही ब्लू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है। तो लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंशानुगति। एक्स गुणसूत्रों की वंशानुगति के कारण क्या होता है कि जैसे पुरुषों में महिलाओं की तुलना में लाल हरी वर्णांधता की आवृत्ति कई बार अधिक होती है, क्योंकि पुरुष में केवल एक्स गुणसूत्र होता है, अतः एक मात्र गुणसूत्र पर वर्णांधता के एलील होने के कारण ये वर्णांध होते हैं। अतः वर्णांधता के लिए पुरुष अधिक सहिष्णु और महिलाएं प्रायः वाहक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया में क्या होता है। तो हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हो जाता है, अगर उसका बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है तो उसका रक्त में थक्का ही नहीं जमेगा, ठीक है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त नहीं जमता है और इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द बंद ही नहीं होता। और विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। और इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के को जमाकर उसका बहना रोकता है। और इसके लिए आप जानते हैं विटामिन कौन सी जिम्मेदार होती है, तो विटामिन के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को किस रूप से जाना जाता है। तो वह प्रोटोनोपिया के रूप में जाना जाता है और ड्यूटेरोनोपिया के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ए बी दोनों सही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतान का क्या होगा भाई। तो आधे पुरुष वर्णांध हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक कलर ब्लाइंडनेस वाले मेल का विवाह होता है दूसरे पुरुष के सामान्य पुत्री से, तो संतान का क्या होगा कि पिता के गुणसूत्र से ही पिता के गुणसूत्र और माता के गुणसूत्र दोनों से रोग वाहक के रूप में बच्चे में जाते हैं। तो अगर एक पुरुष जो वर्णांध है उसका विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से भी हो जाता है तो उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में छात्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है। तो वह लगभग 0% होती है, क्योंकि एक वर्णांध पुरुष जो होता है सामान्य महिला की संतान में अगर छात्रों के वर्णांध होने की संभावना की बात की जाए तो वह 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाहक जो होती हैं वह फीमेल होती हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अगर फीमेल के पास ब्लाइंडनेस की बीमारी है ही नहीं या फीमेल के किसी भी परिवार को नहीं था तो आने वाले बच्चे को भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करके आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने और विभिन्न चीज़ों की जांच के लिए किया जाता है। साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। वर्तमान में पहचान ढूंढने के तरीकों में अंगुल छाप या फिंगरप्रिंट सबसे बेहतर तकनीक मानी जाती है, ठीक है। और आप जानते हैं आधार कार्ड में या किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तब भी फिंगरप्रिंट के जरिए उसका रखा जाता है ताकि बॉडी की पहचान हो सके, ये सारी चीज़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्द को किसने बताया था, सर्वप्रथम किसने दिया था? तो W.L. जोहानसन ने दिया था। ठीक है। जिन या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षमता के घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है, जिन शब्द को सबसे पहले जोहानसन ने 1909 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है किस रंग का? तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो होता है वह हरा दिखाई देता है। तो जो वर्णांध व्यक्ति होंगे, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होगी, वह जब लाल रंग को देखेंगे तो उन्हें हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह कर लेता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में भी वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो वह हीमोफीलिया जो होती है वह अनुवांशिक होती है, वह जीन के अकॉर्डिंग होती है। जो आप जानते हैं कि शरीर में अगर किसी का कोई भी भाग कट जाता है शरीर का, हीमोफीलिया पीड़ित व्यक्ति का, तो उसका ब्लड का क्लोटिंग या जमना होता ही नहीं, बल्कि उसका सारा ब्लड उससे निकल जाएगा उसके बॉडी से, और उस व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगुली छाप तकनीक का प्रयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? तो अंगुली छाप तकनीक का प्रयोग वह विवादित जनकता के लिए प्रयोग में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों की गिरफ्तारियां सुलझाने के लिए, मातृत्व पितृत्व का व्यक्तिगत पहचान के लिए, या फिर वर्तमान में इसका व्यक्ति का पता ढूंढने के लिए और बॉडी की पहचान करने इत्यादि में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं गुणसूत्र में? तो उसमें डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं गुणसूत्र में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगुली छाप डीएनए अंगुली फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो जैसे माता पिता की पहचान के लिए, या कोई रेप किया हुआ व्यक्ति हो, या कोई चोर हो, इन सारे लोगों की पहचान की जा सकती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स के अध्ययन में हम लोग देखते हैं अनुवांशिकता और विचरण को। जेनेटिक्स का संबंध जो है वह अनुवांशिकता या विचरण से है। अनुवांशिकता लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों के कारकों या कारणों के अध्ययन को अनुवांशिक कहते हैं। इसकी जानकारी मेंडल ने दी थी, इसी कारण से मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रीक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था, और प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। और जैव विकास के 3 सिद्धांत हैं, जिसे दिया था लेमार्क ने, दूसरा दिया डार्विनवाद ने, और तीसरा दिया उत्परिवर्तन सिद्धांत। ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जन्म से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जन्म से आनुवांशिक विचरण जो होता है वह जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, या जीन के मिश्रण से भी होता है। ठीक है। ये तीनों विधियों द्वारा लैंगिक या आनुवांशिक विचरण होता है। यहाँ पर हमने लगभग 70 क्वेश्चन को लगभग कंप्लीट कर लिया है, और देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।